लास्ट क्लास में सरफेस टेंशन स्टार्ट किया था, याद होगा तो। हाँ सर। हाँ, लास्ट क्लास में सरफेस टेंशन स्टार्ट किया था। सरफेस टेंशन में मैंने सरफेस टेंशन का फोर्स वाला मेथड बताया था, फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कांटेक्ट। फिर बताया था सरफेस एनर्जी सरफेस एरिया के टर्म में कि सरफेस आई मीन सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी के टर्म में कि सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज सरफेस टेंशन, है ना। फिर हाँ सर। मिनिमम सरफेस एरिया अगर होगा, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना कम सरफेस एनर्जी होगा, जितना कम सरफेस एनर्जी होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। दैट्स व्हाई ड्रॉपलेट्स वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप। फिर मैंने बताया था अगर बड़ा ड्रॉप छोटे ड्रॉप में अगर ड्रॉपलेट में टूटता है तो उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, अदर वे राउंड एनर्जी रिलीज करता है। इसके भी कुछ प्रॉब्लम्स कराए थे, याद है। हाँ सर। चलो इसी में आगे बढ़ते हैं अब। एक्सेस प्रेशर। तो पहले इस एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट इन द सेंस, ध्यान से समझना मेरी बात को, कॉमन सेंस है। कोई सरफेस अगर ऐसा है, इसका मतलब है कि इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर इक्वल है ना। यस सर। P इनसाइड और P आउटसाइड इक्वल है, तभी ऐसा शेप होगा। या हो सकता है अभी नहीं समझ आया होगा, दूसरा तरीका यही, अगर मैं ऐसा कहूं कि किसी चीज का शेप ऐसा है, इसका मतलब है कि इधर का प्रेशर ज्यादा होगा इधर के, हाँ सर। तभी इस तरह का शेप हुआ ना, नहीं तो फ्लैट होता ना। यस सर। यस सर। ठीक उल्टा ऐसे सोचो कि अगर कोई कर्वेचर ऐसा है शेप, तो इधर का प्रेशर इनसाइड इधर का आउटसाइड, तो अगेन यहाँ पर ये इनसाइड वाला प्रेशर आउटसाइड से जाता है इस केस में भी। हाँ यस Yes, सर। sir. सर। तो ये तीनों डायग्राम देखकर एक बात समझ आती है कि दुनिया में किसी भी चीज का शेप अगर फ्लैट नहीं है तो इनसाइड प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, हाँ सर। है ना। सेकेंड और थर्ड को अगर कंबाइन कर दो, मान लो किसी चीज का शेप ऐसा है, कुछ जरूर नहीं स्फेरिकल नहीं हो, कुछ भी मतलब कर्व है, तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा वो डेफिनेटली बाहर के प्रेशर से ज्यादा होगा। मैं कहीं भी देखूं, यहाँ पर देखूंगा तो ये इनसाइड आउटसाइड से ज्यादा होगा, यहाँ पर देखूंगा तो ये इनसाइड ये आउटसाइड से ज्यादा होगा, यहाँ पर देखूंगा तो ये इनसाइड ये आउटसाइड से ज्यादा होगा, है ना। Yes, sir. सो किसी किसी भी साइड से देखो, इनसाइड प्रेशर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर, और ये इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से जितना ज्यादा होता है उसको हम लोग एक्सेस प्रेशर कहते हैं। मतलब इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर। हाँ, तो इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, ऐसा नहीं कि मैं सरफेस टेंशन या मतलब इस चैप्टर के हिसाब से बता रहा हूँ, ये कॉमन सेंस है। कहीं भी इस तरह का शेप है मतलब अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा जरूर है,
रीजन हमारे इस चैप्टर में सरफेस टेंशन होगा, बाकी में कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक्सेस प्रेशर कहते हैं। कोई डाउट? No, sir. नहीं। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फिर इस एक्सेस प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सिखाता हूं। छोटा सा डायग्राम है, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। हो गया? 1 minute, sir. Done. Yes, sir. हो गया? ठीक है। अब ये एक्सेस प्रेशर निकालते कैसे हैं वो देखो। So, first excess pressure inside a liquid drop सपोज ये एक लिक्विड प्रेशर है, सॉरी लिक्विड ड्रॉप है। तो लिक्विड ड्रॉप अगर स्फेरिकल है तो ये तो हम लोग सीख चुके हैं कि अंदर का प्रेशर बाहर से ज्यादा होगा। अब कैलकुलेट कैसे करें? देखो, इसमें से इसका हाफ ऑफ द क्रॉस सेक्शन लेते हैं, कहीं से भी, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जहां से मन करे वहां से। तो ये हाफ ऑफ द क्रॉस सेक्शन हम मान लो कट मतलब इसका व्यू देखते हैं, कट वर्ड सही नहीं है, इसका व्यू देखते हैं। तो हमारा डायग्राम कुछ ऐसा होगा। Yes, sir. केवल हाफ ऑफ द पोर्शन को देखें। अच्छा, अब अगर हम देखेंगे तो सरफेस टेंशन मतलब ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन से ये 2πr लेंथ में कांटेक्ट में है। तो ऊपर वाला स्फीयर नीचे वाले स्फीयर को अपने सरफेस टेंशन के पुल की वजह से ऊपर की ओर जो खींच रहा होगा, उस फोर्स की वैल्यू सरफेस टेंशन इंटू 2πr होगी। हाँ सर। होगी। और ये हो गया अंदर का प्रेशर और ये हो गया बाहर का प्रेशर। तो इसका इक्विलिब्रियम अगर हम देखेंगे so for equilibrium of this drop हम लोग लिख सकते हैं T इंटू 2πr प्लस बाहर के प्रेशर के कारण फोर्स P0 इंटू πr स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंदर के कारण फोर्स P इनसाइड इंटू πr स्क्वायर। होगा ऐसा? हाँ, sir. रिपीट कीजिए ना एक बार। ये सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम है बेटा। इस ड्रॉप का इसका मास मान लो नहीं है, मास होगा तो क्या होगा, ये कम प्योर स्फेरिकल नहीं होगा,
जैसे देखो वाटर ड्रॉप में जब इम्प्योरिटी होती है तो वो लटक जाता है नीचे की ओर ज्यादा, तो आइडियली मान लेते हैं मास नहीं है, तो बाहर के प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा है ऊपर की ओर वो पी नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया, प्रेशर इंटू एरिया, और सरफेस टेंशन वाला फोर्स लग रहा है एफ इंटू टू पाई आर, नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो इनसाइड प्रेशर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इक्विलिब्रियम के लिए इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। तो T इंटू टू पाई आर दिस इज इक्वल टू P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से मुझे मिल गया P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इज 2 इंटू T अपॉन R। So excess pressure is 2T upon R. क्लियर है? यस सर। अच्छा, एक्सेस प्रेशर अगर कम होगा तो रेडियस ज्यादा होगा, डेल्टा पी जितना छोटा होगा रेडियस उतना ज्यादा होगा। बोलो बोलो बेटा, इस फॉर्मूला से डेल्टा पी जितना कम होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना बड़ा होगा। हाँ यस सर। सर। तो मैं एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ, सबने देखा होगा कोक के बॉटल में या ग्लास में भी बॉटम में जो बबल फॉर्म होता है वो देखोगे वो बबल जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाता है उसका साइज बढ़ता जाता है। हाँ सर। और ऊपर सरफेस पर जाके फ्लैट हो जाता है। तो फ्लैट मतलब बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर बराबर हो गया। और जैसे जैसे ऊपर जाता है तो आउटसाइड प्रेशर कम होता गया ना, क्योंकि जितना नीचे है उतना प्रेशर पी नॉट प्लस रो जी एच है। लिक्विड के अंदर अगर कोई बबल है तो उस बबल के बाहर का प्रेशर क्या है? पी नॉट प्लस लिक्विड वाला रो जी एच। यस सर। हाँ सर। जैसे जैसे ऊपर जाएगा रो जी एच वाला कम होता जाएगा, मतलब बाहर का प्रेशर कम होता गया। तो बाहर का प्रेशर कम होता गया तो बबल का साइज बड़ा होता गया। समझ रहे हो? यस सर। और जब फ्लैट सरफेस पर पहुंचा तो ऊपर भी पी नॉट और जस्ट उसके नीचे भी पी नॉट, तो फ्लैट हो गया। समझे कुछ? यस सर। ये एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला इस चैप्टर में बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। हाँ सर। अब देखो, ड्रॉप और बबल में फर्क होता है। ठीक है, ड्रॉप और बबल में फर्क क्या होता है समझते हैं जरा। बाद में लिखना, मैं दूंगा टाइम आपको लिखने के लिए। ये तो था एक्सेस प्रेशर इनसाइड ड्रॉप। अब एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। वो बबल में बस सरफेस पे रहता है ना। बताता हूँ। एक्सेस प्रेशर इनसाइड बबल। बबल में क्या होता है कि दो सरफेस होता है। दो सरफेस का मतलब देखना ध्यान से, वो पता नहीं चलता, ध्यान से देखोगे अगर। बबल और ड्रॉप में फर्क क्या है मैं बताता हूँ। जैसे पानी का ड्रॉप है तो उसमें पानी रहता है, किसी चीज का ड्रॉप है तो उसमें वो मटेरियल होता है ना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बबल की कहानी क्या होती है, ध्यान से समझना, बबल की कहानी क्या होती है। वो पता नहीं चलता है, बाहर से एक लेयर दिखता है, उसमें दो लेयर होता है ना। उसमें ये दो लेयर होता है, ऐसा बहुत कम थिकनेस होता है बट उसमें दो लेयर होता है। देखा होगा वो साबुन का बबल बना के तुम लोग फूंक मारते हो जो उड़ता है, उसमें क्या है कि ये दो लेयर ऐसा होता है।
ठीक है, इसको अगर मैं कट करूं तो इसका क्रॉस सेक्शन अगर देखोगे ना, तो इस क्रॉस सेक्शन में एक्चुअल में 2 लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में है। तो वो 2 लेयर एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इसका मतलब इस पर जो आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे, उस फ्री बॉडी डायग्राम में वो इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर का दिक्कत तो नहीं है, वो वही रहेगा। लेकिन ये जो सरफेस टेंशन वाला फोर्स है, इसमें ऊपर वाले फर्स्ट हाफ अपर हाफ का नीचे वाले लोअर हाफ के साथ कांटेक्ट होने की वजह से ये जो फोर्स लग रहा है, ये T इंटू 2πr का डबल है। लेंथ ऑफ कांटेक्ट इस लेयर को इसके साथ जो कांटेक्ट में है वो ऊपर खींच रहा है, और ये बाहर वाले को वो खींच रहा है। समझ रहे हो? तो ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स होगा, जो पहले T इंटू 2πr था, अब ये ट्वाइस ऑफ T इंटू 2πr होगा, क्योंकि लेंथ ऑफ कांटेक्ट बिटवीन अपर हाफ एंड लोअर हाफ जो पहले 2πr था, अब दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर है ना। समझे मेरी बात? यस सर। तो इसमें जब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आउटसाइड प्रेशर के कारण फोर्स ऊपर की ओर P आउटसाइड इंटू πr², इसमें कोई चेंज नहीं। और सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाएगा सरफेस टेंशन इंटू 2πr इंटू 2, और इनसाइड प्रेशर के कारण फोर्स, इसमें भी कोई चेंज नहीं, P इनसाइड इंटू πr²। तो इसका अगर इक्विलिब्रियम करोगे तो P0 इंटू πr² प्लस 4πr इंटू T इज इक्वल टू P इनसाइड इंटू πr²। तो यहाँ पर आपको सर उसका रेडियस सेम रहेगा? बहुत कम पतला सा, देखो ना साबुन का जो बबल होता है उसमें कोई थिकनेस थोड़े ना है। समझ रहे हो? सर तो भी हम लोग सेम ही लेंगे क्या? हाँ, सेम ही लेंगे। सो P इनसाइड इंटू माइनस P आउटसाइड, क्योंकि वो थिन फिल्म होता है, इंटू πr² इज इक्वल टू 4πr इंटू T। तो यहाँ से आपको एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला जो पहले 2T/r मिला था, अब 4T/r मिलेगा। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये हमेशा गलती होती है। अगर कहीं ये सरफेस टेंशन में भी गलती होगी, सरफेस टेंशन जो फोर्स अपॉन पर यूनिट लेंथ है, तो लेंथ ऑफ कांटेक्ट L लेना है या 2L लेना है, ये थोड़ा समझने वाला ट्रिकी काम है। तो कहीं भी बबल लिखा हुआ है या थिन फिल्म लिखा हुआ है, सरफेस लिखा हुआ है तब तो वही, बट फिल्म लिखा हुआ है तो उसमें 2 लेयर होते हैं। इवन सरफेस एनर्जी भी जो आपने निकाला है T इंटू सरफेस एरिया A, अगर 2 लेयर है तो एक्चुअल में वो सरफेस एरिया ट्वाइस इंटू एरिया ज्योमेट्रिकल एरिया जो दिख रहा है, और जो एक्चुअल में सरफेस एरिया है वो डबल हो जाएगा। तो ये पूरे सरफेस टेंशन में ये प्रॉब्लम चलता रहता है इस चैप्टर में। तो जहां कहीं भी फिल्म, मैं बार बार लिख भी देता हूँ, फिल्म लिखा हुआ मिले, बबल लिखा हुआ मिले, इसका मतलब है कि 2 सरफेस हैं, तो लेंथ ऑफ कांटेक्ट हमेशा 2 डबल होगा ज्योमेट्रिकल जो दिख रहा है उसमें। तो सारे फॉर्मूला में T की जगह 2T पुट कर दोगे तो आपको वो मिलेगा। जैसे 2T/r मिला आपका, हाँ 2T/r अभी आपको एक्सेस प्रेशर मिला उसका ड्रॉप का, तो बबल का देखो 4T/r मिला है ना। ये याद रखने का तरीका है, बट इन जनरल फिल्म अगर लिखा हुआ हो या बबल लिखा हुआ हो तो उसमें लेंथ ऑफ कांटेक्ट ज्योमेट्रिकली जो लेंथ ऑफ कांटेक्ट दिखता है उसका डबल होता है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिन लेयर इन कांटेक्ट। आया समझ में? हाँ सर। ये भी मैं लिख ही देता हूँ क्योंकि ये इस पूरे चैप्टर में हर जगह की परेशानी है।
in case of thin film or bubble, actual length of contact is twice of geometrical length, because a film or bubble consists of two surfaces in contact. आई बात समझ में? As thin layer. आई बात समझ में सबको? हाँ सर। ठीक है, जहां से कॉपी करना बचा हुआ है जल्दी से कर लीजिए। यहां से बचा हुआ है सर ए यस सर, ए से बचा हुआ है कॉपी करना। यस सर। ठीक है, ए और बी कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। हो गया, हाँ सर। आगे बढ़े। बीएस। यस सर। चलो, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट, जब भी कोई लिक्विड किसी भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है तो उसमें क्या है कि जो लिक्विड सरफेस के साथ कांटेक्ट में है उसको सरफेस भी अपनी ओर पुल कर रहा होगा एडहेसिव फोर्स से, और लिक्विड के बाकी मॉलिक्यूल उसको कोहेसिव फोर्स से पुल कर रहे होंगे। तो ये दोनों मिलाकर उस पर एक रिजल्टेंट फोर्स लगेगा, और वो रिजल्टेंट फोर्स सरफेस से जितना एंगल बनाता है उसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। जैसे कोशिश करते हैं समझाने का। जैसे जैसे ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन का काम ज्यादा है, बट अच्छी बात है कि एक ही बार बनाऊंगा तो मेरा काम चल जाएगा, सब में कॉपी पेस्ट करता रहूंगा। सब लोग देखो ध्यान से, ये देखो एक ही साइड ड्रॉ करता हूँ, दो साइड में तुम लोग ये हो जाओ। सपोज ये एक सरफेस है,
सॉलिड सरफेस। इस सॉलिड सरफेस के इस साइड लिक्विड है। सब लोग ध्यान से सुनना, इस साइड लिक्विड है। मैंने एक ही सरफेस बनाया है, ग्लास में ये चारों ओर रहता है ना, तो सॉरी। अब ये जो लिक्विड, यहां पर जो लिक्विड मॉलिक्यूल कांटेक्ट में है, उसको ये ग्लास अपनी ओर पुल करेगा और उसको जो बाकी ये सराउंडिंग के लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं ये अपनी ओर पुल करेंगे, है ना, ये अपनी ओर पुल करेंगे। हाँ सर। तो ये हो गया कोहेसिव फोर्स और ये हो गया इसका एडेसिव फोर्स। मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल जो ग्लास के साथ या सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट पर है, उस पर फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट एक्ट करेगा, है ना। ये ब्लू वाला और रेड वाले का रिजल्टेंट जो भी होगा वही एक्ट करेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं ये है, मैंने मान लिया ये रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। हाँ सर। ये एक कहानी हो सकती है। ये एक केस है। अब दूसरा केस देखो, मैं कुछ अभी एंगल वैंगल समझा नहीं रहा हूं, एक ही करके एक ही बार तीनों केस में समझेंगे। सेकेंड केस, सेकेंड केस। अब अगर कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है मान लो, तो इसका रिजल्टेंट इधर नहीं होगा। अगर कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है तो कोई जरूरी नहीं है कि रिजल्टेंट वो ग्लास सरफेस के ऊपर या सॉलिड सरफेस के ऊपर ही लाई करे, ये आगे पीछे भी हो सकता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कोहेसिव फोर्स दिख रहा है, 2 मिनट का इसको बड़ा कर देते हैं। मान लो इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा है, तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ये ब्लैक वाली लाइन के लेफ्ट होगा। यस। अच्छा, और कम होगा तो ब्लैक वाली लाइन के राइट होगा। समझ रहे हो? हाँ सर। तो अगर कम है, मान लो ये वाला फोर्स कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंटली छोटा है इससे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट, अब ध्यान से देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट अब इधर होगा। यस। रिजल्टेंट यस सर। इस केस में रिजल्टेंट फोर्स इधर होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स इधर है, मतलब कि इसका टेंजेंट, मतलब ये कोई इस लाइन से पास नहीं करेगा, इधर है कहीं ऐसा। तो ये अगर ऐसा है मतलब लिक्विड का शेप यहाँ पर लिक्विड मेनिस्कस का शेप ऐसा होगा। समझे कुछ? यस। सर ये शेप वाला पार्ट। शेप वाला पार्ट ये है कि नेट फोर्स जिधर है फ्री सरफेस उसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो येलो वाला रिजल्टेंट फोर्स है, इस पर टेंजेंट ये नॉर्मल होगा,
ये नॉर्मल होगा तो ऐसे समझो। तो इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये ब्लैक वाली लाइन होगी, डॉटेड लाइन। तो यहाँ पर मैं इधर ड्रॉ किया हूं, बट यहाँ पर का पानी जो है ना वो ऐसे हैंग करता हुआ दिखेगा थोड़ा। ऑब्जर्व भी तुम लोगों ने कभी किया होगा या नहीं मुझे नहीं पता। तो लिक्विड मेनिस्कस का शेप ऐसा होगा। आई बात समझ में? क्योंकि रिजल्ट फ्री सरफेस किसको कहते हैं? जिस सरफेस के डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं हो। तो फोर्स जहां ये अगर टेंजेंट येलो वाले का टेंजेंट है, ये ब्लैक वाला डॉटेड लाइन, तो येलो वाला जो होगा वो लिक्विड फ्री सरफेस होगा। तो लिक्विड फ्री सरफेस होगा मतलब यहाँ पर सरफेस ऐसा रहेगा। आई बात समझ में? ये कब? जब मेरा एडहेसिव फोर्स सिग्निफिकेंटली कोहेसिव फोर्स से ज्यादा है तब। ठीक है? ओके सर। तो ऐसा शेप होगा। तीसरी कहानी, एंगल ऑफ कांटेक्ट सिखाता हूं बट ऐसे समझो। तीसरा कहानी ऐसे समझो। यही अगर समझ लो, यही अगर ऐसा है कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, तो अब रिजल्टेंट कहीं इधर होगा, है ना? इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कहीं इधर होगा। हाँ सर। और रिजल्टेंट कहीं इधर होगा मतलब टेंजेंट कहीं इधर होगा। यस सर। टेंजेंट कहीं इधर होगा मतलब लिक्विड मेनिस्कस का यहाँ पर शेप ऐसा होगा, है ना? तो यहाँ पर लिक्विड मेनिस्कस का शेप ऐसा होगा। अब देखो, तो ये तीन सिनेरियो समझ आया। इसमें लिक्विड मेनिस्कस फ्लैट होगा अगर कोहेसिव और एडेसिव का रिजल्टेंट अगर लिक्विड अगर सॉलिड सरफेस पर ही लाई करता है तो लिक्विड मेनिस्कस का शेप फ्लैट हुआ। ठीक है? हाँ सर। अगर एडेसिव फोर्स ज्यादा है कोहेसिव फोर्स से तो यहाँ पर लिक्विड मेनिस्कस का शेप कॉनकेव हुआ। और इस केस में शेप कॉन्वेक्स हुआ। है ना? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? ये तीनों बात समझ आई? यस सर। ठीक है? तो एक्चुअल में ये बहुत फंडामेंटल से बता रहा हूँ, इतना ज्यादा फंडामेंटल से आपका मतलब बुक में दिया हुआ नहीं मिलेगा, बहुत बहुत चांसेस रेयर है। तो इससे क्या है कि आपको ये समझ आया कि जो लिक्विड में अगर कभी ऑब्जर्व किया होगा शेप कैसा होता है, तो उसका रीजन ये कोहेसिव और एडेसिव फोर्स है। अब जैसे केस 1 को देखोगे तो केस 1 में या केस 1 इसको दिखाता हूँ, इस तरह समझ आएगा। केस 2 में देखोगे तो सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस के बीच का एंगल, किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है? बिटवीन टेंजेंट। तो यहाँ पर अगर कोई पूछे ये लिक्विड और ये सॉलिड दोनों सरफेस के बीच का एंगल क्या है, तो हम ये थीटा बोलेंगे, है ना? हाँ सर। इसमें कोई पूछेगा क्या एंगल है, तो हम
ये थीटा बोलेंगे। फर्स्ट वाले में कोई पूछेगा क्या एंगल है, तो हम ये थीटा बोलेंगे, है ना। तो इसमें ये दिख रहा है कि थीटा 90 डिग्री है, दिख रहा है। Yes, sir. हाँ सर। इसमें ये थीटा एक्यूट एंगल है, इसमें ये थीटा एक्यूट एंगल है, यस सर। Yes, sir. और इसमें ये थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है। तो ये जो थीटा है, इसी थीटा को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट से हम लोगों को लिक्विड मेनिस्कस का शेप पता चलता है ना। हाँ सर। हाँ, sir. अगर थीटा एक्यूट है तो उस केस में कॉनकेव डाउन, थीटा 90 है तो फ्लैट, और थीटा ऑब्ट्यूज है तो कॉन्वेक्स अप शेप होगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट का अगर डेफिनेशन बोलोगे तो एंगल बिटवीन solid surface, angle between solid surface and liquid meniscus is called एंगल ऑफ कांटेक्ट। और एंगल ऑफ कांटेक्ट का रीजन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। दूसरा एक दो चीज और ध्यान से समझो। जैसे आपको यहां से दिख रहा होगा केस बी में कि अगर ये लिक्विड को हटा दोगे तो जो लिक्विड मॉलिक्यूल इस सॉलिड सरफेस पर है वो रह जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स देखो अपनी ओर पुल कर रहा है सॉलिड सरफेस की ओर, दिख रहा है ना। जो मॉलिक्यूल यहाँ पर है उस पर नेट फोर्स इधर है। हाँ सर। तो ये लिक्विड अगर बाहर चला गया, लिक्विड हट गया, मान लो ग्लास मैंने खाली कर दिया कुछ भी, तो उसमें से ये इस जो इसके साथ है वो इस पर चिपका रहेगा इस सरफेस पर। तो इसको हम लोग वेटिंग फ्लूइड कहते हैं, ये सॉलिड सरफेस को वेट करता है। वहीं इसको देखोगे अगर ना, तो इसमें जब ये लिक्विड जाएगा तो जो लिक्विड सॉलिड के साथ कांटेक्ट में है ना, फोर्स उस पर रिजल्टेंट लिक्विड के साइड लग रहा है, तो लिक्विड अपने साथ उस मॉलिक्यूल को पुल करता हुआ ले जाएगा, बिकॉज कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। तो ऐसा लिक्विड क्या होता है कि सॉलिड सरफेस को वेट नहीं करता है, तो इसको नॉन वेटिंग फ्लूइड कहते हैं। ग्लास मर्क्यूरी इज वन सच एग्जांपल। समझ रहे हो कुछ, है ना। हाँ सर। सो आई मीन ग्लास और मर्क्यूरी इसका एग्जांपल है, ग्लास और वाटर इससे ऊपर वाले का एग्जांपल है। क्लियर है। हाँ सर क्लियर। अच्छा, इसको कॉपी कर लो इतना पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। सर नॉन वेटिंग का एग्जाम्पल। नॉन वेटिंग का बोला ना, ग्लास मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ग्लास सरफेस से हटा भी जब जाएगा तो वो सरफेस गीला नहीं होता है।
Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कैपिलरी एक्शन। ऐसे सोचो एक कैपिलरी ट्यूब है, मान लो। इस कैपिलरी ट्यूब में को पानी में मान लो डिप कर दिया गया है। इस कैपिलरी ट्यूब को मैंने मान लो एक लिक्विड में डिप किया, और मैं अभी मान लेता हूं, बट ये फैक्ट है, इसको प्रूव करेंगे कि सरफेस से h हाइट ऊपर यहां तक इसमें लिक्विड राइज हुआ। राइज होगा नहीं होगा देख लेंगे। तो इस एक्शन को हम लोग कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो जब भी किसी लिक्विड में कैपिलरी में डालोगे और अगर उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है तो उसमें लिक्विड कैपिलरी के अंदर सराउंडिंग के सरफेस से ऊपर होता है, और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट उसका आई मीन ऑब्ट्यूज है तो उसके अंदर कैपिलरी के अंदर लिक्विड का लेवल बाहर से नीचे होता है, और अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री है तो अंदर और बाहर बराबर होता है। देखते हैं ऐसा होता है नहीं होता है, कैसे है समझो। ये जो पोर्शन है इस पर सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट फोर्स इधर लग रहा है। मतलब वो क्या रहा है, ध्यान से समझो। सरफेस टेंशन फोर्स से लिक्विड सॉलिड को इधर पुल कर रहा होगा। इसका कलर कुछ और कर देते हैं, रेड। तो सॉलिड सरफेस लिक्विड को न्यूटन थर्ड लॉ से उतने से ही पुल कर रहा होगा, और ये अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट है तो ये थीटा, तो यहां पर ये भी थीटा। तो अगर आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम इधर देखोगे, इधर, क्योंकि वो छोटा डायग्राम है उसको वहां पर दिखा पाना मुश्किल है। तो ये जो लिक्विड मेनिस्कस बना है, इस लिक्विड मेनिस्कस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ होगा, है ना। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर और कैपिलरी के रेडियस में फर्क है। कैपिलरी का रेडियस ये होगा,
ये वाला है स्मॉल आर, yes sir, ये कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है और ये जो लिक्विड मेनिस्कस का कर्वेचर बना ये उसका रेडियस है, ये वाला आर। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो देखो ये थीटा, ये रेडियस है मतलब ये नॉर्मल हुआ, तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, समझ रहे हो? तो ये थीटा हो गया। तो पहली चीज जो यहाँ पर मुझे मिली वो ये कि कैपिटल, इधर इस साइड भी यही होगा, कैपिटल आर कॉस थीटा इज ए स्मॉल आर। कैपिटल आर रेडियस ऑफ लिक्विड मेनिस्कस, and a small r is radius of capillary tube. ठीक है, अब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखूंगा। अगर तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स लग रहा है इस पर, वो फोर्स कितना होगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ कांटेक्ट इज 2 पाई स्मॉल आर, होगा ना? बोलो। yes sir, समझा तुम लोग? नेट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? सरफेस टेंशन इनटू लेंथ ऑफ कांटेक्ट 2 पाई स्मॉल आर। ये फोर्स सबको समझ आ रहा है? yes sir, तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट देखोगे वो ऊपर की ओर लग रहा है, तो वो जितने लिक्विड का वेट बैलेंस कर पाएगा, जितने लिक्विड का वेट बैलेंस कर पाएगा उतना लिक्विड ऊपर जाएगा। ये एक तरीका है सोचने का। और हाँ नहीं तो दूसरा तरीका, अगर इसमें थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम फोर्स ज्यादा है, तो दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर है, यहाँ पर जो प्रेशर है और यहाँ पर जो प्रेशर है, इन दोनों का डिफरेंस 2T/R होना चाहिए, हाँ sir, है ना? इसी मेनिस्कस का ये इनसाइड प्रेशर और ये आउटसाइड प्रेशर, है ना? इसका नाम 1 कह दो, इसका नाम 2 कह दो। यहाँ पर ये वाला पॉइंट 1 है, यहाँ पर ये वाला पॉइंट 2 है। तो प्रेशर एट 1 माइनस प्रेशर एट 2 इज 2T/R, और यहाँ पर R होगा मेनिस्कस का रेडियस, होगा? हाँ sir, प्रेशर एट 1 इज नथिंग बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऊपर तो हवा है, माइनस प्रेशर एट 2 इज 2T/R। तो यहां से मुझे मिला प्रेशर एट 2 इज P0 माइनस 2T/R। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े हैं कि इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। हाँ हाँ sir, सर, तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रेशर एट 3 इज इक्वल टू प्रेशर एट 2 प्लस रो GH, फ्लूइड मैकेनिक्स से। प्रेशर एट 3 इज नथिंग बट P0, तो P0 is equal to P2, which is again P0 minus 2T/R yes sir, plus rho GH। तो यहां से मुझे H की वैल्यू मिल गई 2T अपॉन रो GR। यहाँ पर R क्या है? लिक्विड मेनिस्कस का रेडियस,
Yes, sir. कैपिलरी के टर्म में हम कह पाएंगे H इज इक्वल टू 2T अपॉन रो जी स्मॉल आर इंटू कॉस थीटा। ये कैपिलरी राइज का फॉर्मूला हो गया। हाँ सर। है ना? Yes, sir. यहाँ पर थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट, आर रेडियस ऑफ कैपिलरी, टी सरफेस टेंशन। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर। अच्छा, यहीं से आपको समझ में आएगा कि इफ थीटा इज एक्यूट तो उस केस में कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब H पॉजिटिव होगा, मतलब कैपिलरी राइज होगा जो ऊपर देखा हम लोगों ने। इसी में अगर थीटा ऑब्ट्यूज हो गया तो कॉस थीटा नेगेटिव होगा, मतलब H नेगेटिव होगा। मर्क्यूरी वाला एग्जांपल जो मैं कह रहा था, हाँ सर। तो इसको हम लोग बोलेंगे कैपिलरी फॉल। और यही अगर थीटा 90 डिग्री हो गया तो कॉस थीटा की वैल्यू 0। सो लिक्विड सरफेस फ्लैट रहेगा, नाइदर राइज नो फॉल। हाँ सर। आया समझ में? Yes, sir. समझ। कॉपी कर लीजिए इसको पहले। कैपिलरी एक्शन को कॉपी कर लीजिए। डन सर। हो गया? आगे बढ़ूं? यस सर। सबका हो गया? यस सर। समझ आया सबको? यस Yes. सर। ठीक है। है वैसे तो इसमें थोड़ा सा और बचा है, लेकिन कैपिलरी राइज से रिलेटेड जब तक
और कांटेक्ट एंगल से रिलेटेड तो कुछ क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। देखते हैं कि कुछ इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो पहले तो एक्सेस प्रेशर से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन करके दिखाइए मुझे। दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। ये दोनों कोशिश करो। सर बोलो। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम था, आपने ऊपर एक बार दिखाओ ना सर, लास्ट क्या लिखा। ओके सर, हो गया। ये 2 क्वेश्चन दिया हूं करने को। ओके। हुआ कुछ? सर फर्स्ट वाला हुआ, सेकंड कर रहे हैं। फर्स्ट वाले का क्या आंसर आया? सर ऑप्शन बी, R इज इक्वल्स टू R1 R2 बाय R1 माइनस R2। रुको अभी देखते हैं। ध्यान से देखो, सपोज ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, किसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा? अच्छा, R1 ग्रेटर देन R2 है, तो इसको R2 में हो। R1 में। किस में प्रेशर ज्यादा होगा? R1 में। हाँ, R1 में ज्यादा प्रेशर होगा। बोलो। सर R2 में होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसमें जिसका रेडियस छोटा होगा प्रेशर अंदर का उतना ज्यादा होगा। हाँ सर, यस सर। R2 में होगा। है ना? तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, तो यहाँ ये अंदर की ओर ऐसे बल्ज करेगा। हाँ सर। इसके अंदर का प्रेशर P1, इसके अंदर का प्रेशर P2, है ना? यस। P2 माइनस P1 क्या होगा? P2 क्या होगा? P0 प्लस 2T/R2 हाँ सर। माइनस P0 प्लस
2t/r1 ऐसा होगा? बोलो। यस सर। 2t कॉमन 1/r2 माइनस 1/r1, तो ये हो गया 2t कॉमन r1 माइनस r2 अपॉन r1 r2। तो ये कुछ ऐसा हो गया 2t डिवाइडेड बाय r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2। तो ये जो बल्ज हुआ यहाँ पर, ये जो यहाँ पर बल्ज हुआ, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या लिखेंगे? 2t अपॉन r। तो r की वैल्यू दिख रही है, r1 r2 अपॉन r1 माइनस r2। यस आया समझ में? क्योंकि इस सरफेस के लिए ये इनसाइड, ये आउटसाइड। क्लियर है? यही आंसर बोला था Yes, किसी sir. ने? यस Yes, सर sir. सेकेंड वाले का बताओ। कुछ समझ आया या क्वेश्चन समझ नहीं आया सेकेंड वाला? देखो ये सोप बबल है, ठीक है, मतलब इतनी दूर में सोप है ऐसा? हाँ सर हाँ सर। हाँ सर. तो अभी इसमें एक्सेस प्रेशर कितना होगा? 40 बाय 40 40 बाई R. इक्वेशन 1। अब ये ड्रॉप बन गया, तो ये ड्रॉप बन गया, तो अब क्या होगा? ये पूरे में सोप है ना? यस सर तो ध्यान, तो इसका रेडियस छोटा हो जाएगा। हाँ सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेंसिटी इंटू 4/3 स्मॉल r क्यूब इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू 4 कैपिटल R स्क्वायर डी। ये सोप वाटर के वॉल्यूम को बराबर कर दिया मास को। हाँ सर पक्का? यस कोई दिक्कत? नो स्मॉल r इज 3 कैपिटल R स्क्वायर डी होल टू द पावर 1/3। ये स्मॉल r हो गया। तो अब एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा? 2t अपॉन स्मॉल r। अब क्या, अब ड्रॉप वाला फॉर्मूला लगेगा, समझ रहे हो? हाँ सर ये बबल वाला फॉर्मूला लगा, याद है? सिखाया था थोड़ी देर पहले। Yes, sir. तो आपसे इन दोनों का रेशियो पूछा है। सो 40/r डिवाइडेड बाय 2t/स्मॉल r, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, यस सर। that is twice of 3r square d to the power 1/3 divided by r। यस सर। तो इस r को अंदर ले जाएंगे तो r क्यूब हो जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ 3r स्क्वायर d अपॉन r क्यूब होल टू द पावर 1/3। यस सर। सो ट्वाइस ऑफ 3d/r होल टू द पावर 1/3। ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या? एक बार चेक कीजिए तो। रेशियो ऑफ एक्सेस प्रेशर इन द ड्रॉप टू बबल, मतलब इसका उल्टा पूछा है। मैंने बबल अपॉन ड्रॉप लिया है ना बेटा, हाँ सर। तो इसका उल्टा अगर पूछा है
तो आई मीन समझ गए तुम लोग? हाँ सर समझा, हाँ आपने सर, उल्टा समझा। रेशियो निकाला मतलब 1/2 हाँ, तो इसको तो 1/2 क्या 2/1 करना है। हाँ 2/1 करना है, तो इसको ऐसा कर दो, रुको समझ लेना तुम लोग। इस 2 को अंदर ले जाओगे तो 2 क्यूब कितना होगा? 8, 8 3 हाँ 24, 24 d/r⁴ तो इसको ऐसा लिख देता हूं, मैंने यहाँ पर जो रिक्वायर्ड रेशियो लिखा है ना, उसको रिक्वायर्ड रेशियो नहीं, उसको मैं डेल्टा P2 कह दो इसको, उसको डेल्टा P1 कह दो। तो डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा P2 ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो अब लिख दूंगा रिक्वायर्ड रेशियो, इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है। हाँ सर शायद वो सी वाला ऑप्शन है, ऐसा ही। यस यस सर। आया समझ में? हाँ सर यस सर। कॉपी कर लीजिए। लिख लिया सबने? यस सर यस सर। एक और क्वेश्चन देखो, एकदम फंडामेंटली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एकदम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे, एंगल ऑफ कांटेक्ट के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। कोशिश करो सॉल्व करने का। आया कुछ? नहीं? ये आर है, और ये R-H होगा, होगा ऐसा? यस सर। तो लिक्विड सरफेस यहाँ पर फ्लैट है, मतलब ये हो गया लिक्विड सरफेस, ध्यान से देखो। और ये हो गया सिलिंड्रिकल सरफेस, मतलब सॉलिड सरफेस, ये उसका टेंजेंट है। तो एंगल ऑफ, ये इस पर टेंजेंट है, मतलब यहाँ 90 है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा होगा। सॉलिड और लिक्विड सरफेस के बीच कांटेक्ट एंगल थीटा यही होगा ना। तो ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा, समझे? तो यहाँ पर दिख रहा है cos थीटा इज इक्वल टू R-H अपॉन R, है ना? बोलो, कुछ समझ आया या नहीं? सर एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना।
मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये स्फीयर है, ठीक है। आपको समझाने के लिए मैं इसको ऐसे करता हूँ। तो इस स्फीयर का सेंटर यहाँ हो गया, इस स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है ना। Yes. तो ये है मेरा O, ये है R और ये भी है R। पूरा स्फीयर बनाता ही नहीं हूँ ताकि दिक्कत। हाँ सर। यहाँ पर कह रहा है कि लिक्विड का सरफेस ऐसा है, फ्लैट है। यस सर। तो ये मेरा लिक्विड सरफेस फ्लैट हो गया। लिक्विड सरफेस फ्लैट है, तो फ्लैट सरफेस का टेंजेंट ये खुद है। हाँ सर। तो ये हो गया लिक्विड का टेंजेंट। सॉलिड सरफेस जिसके कांटेक्ट में है उसका टेंजेंट कौन होगा, तो ये वाला लाइन होगा, है ना। हाँ सर। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा यही एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा सॉलिड और लिक्विड के बीच का। यस सर। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा हो गया, ठीक है। ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। यस सर। और ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा। यस सर। तो इस ट्रायंगल में जो ये वाली हाइट हुई ये r माइनस एच हो गए। यस सर। तो ये r माइनस एच और ये r, तो दिख रहा है cos थीटा b बाई एच, दैट इज r माइनस एच अपॉन r। यस सर। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स r माइनस एच अपॉन r, ऐसा कुछ आंसर होगा, है ना। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। सरफेस टेंशन में थोड़ा सा कुछ स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम, थ्योरी तो खत्म है, और विस्कोसिटी बहुत छोटा है, वो आधे घंटे का मतलब 1 घंटे का काम है। तो अगले क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, सरफेस टेंशन थोड़ा सा और विस्कोसिटी थोड़ा सा। Okay, sir. चलिए बाय। थैंक यू sir. Thank you, सर। sir. बाय सर। Thank you, Shabash.